अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मुझे कहते हैं हिना चौधरी। बात करेंगे पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से। नाज़रीन, कोविड की बात करें तो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, वो ज़माना था, बल्कि इतने साल बीत गए, अभी भी हम इस कोविड से जूझ रहे हैं ओमिक्रॉन की सूरत में। ये वो टाइम था जब कोविड ने पूरी दुनिया की मईशतों को हिला के रख दिया, लेकिन पाकिस्तान ने फॉर द फर्स्ट टाइम स्मार्ट लॉकडाउन इनिशिएटिव लिया, जिस पर तनकीद तो बहुत हुई आलमी सतह पर भी और हमारी अपोजिशन की तरफ से भी, लेकिन हमने देखा कि स्मार्ट लॉकडाउन काफ़ी कारआमद साबित हुआ पाकिस्तान के लिए। फिर स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज़ की बात करें, SMEs की बात करें, या फिर हम कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ की बात करें, जिसने थोड़ा बूस्ट अप किया पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए। अब मौजूदा हुकूमत के लिए बड़ा खतरा था, बहुत बड़ा चैलेंज था कि जो माजी के अदवार में एडहॉकिज्म बेस्ड पॉलिसीज़ रही हैं उसको लेकर चलना है बेहतरीन की तरफ, और साथ साथ कोविड से जो खतरा उससे भी निपटना है। तो मौजूदा हुकूमत ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई, ना सिर्फ कोविड से निपटा बल्कि एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ, रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ, बल्कि ओवरसीज़ की बात करें तो काफ़ी हद तक उनका एतमाद बढ़ा हुकूमत पे, और रेमिटेंसेस की सूरत में हमने देखा काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखा गया। लेकिन साथ साथ हमने देखा कि कोविड के लिए वैक्सीनेशन भी की गई पाकिस्तान में काफ़ी हद तक 50-60% 1 डोज एंड सेकेंड डोज कंप्लीट हो चुकी है, बल्कि अब बूस्टर की तरफ जाया जा रहा है। लेकिन कोविड का खतरा अभी भी हमारे सर पर मंडला रहा है। और ये जो मैंने इकॉनमी का जिक्र किया ये इसलिए किया क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में, इस पर भी रोशनी डालेंगे कि कोविड की वजह से जो अपोजिशन ने मौजूदा हुकूमत पर इल्ज़ाम तराशी की कि अभी भी कर रही है कि महंगाई है और ये एक्सपोर्ट्स और ये सब चीज़ें, रेमिटेंसेस और ग्रोथ रेट में जो इजाफा हुआ है, दिस इज़ ऑल ड्रामा, उस पर बात करेंगे। क्योंकि हाल ही में जो इकोनॉमिस्ट रिपोर्ट नॉर्मलसी इंडेक्स जो जारी किया गया, पहली बार जब ये एक वो इंडेक्स है, ये वो रिपोर्ट है जिसमें कोविड के बाद मईशतें किस तरह बराबर अपने ट्रैक पर आ गई हैं, ये वो दिखाता है, जिसमें पहली बार पाकिस्तान तीसरे नंबर पर रहा, दूसरी और तीसरी बार पाकिस्तान पहले नंबर पर रहा। इसमें भी बात करेंगे कि क्या इस रिपोर्ट के बाद भी अपोजिशन का यही दावा है कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली सफ़र कर रही है। इस पर बात करेंगे। साथ साथ जो ओमिक्रॉन है उसके ज़रा डॉक्टर साहब हमारे साथ जो पैनल पे होंगे उनसे ज़रा डिटेल में पूछेंगे कि वैक्सीनेशन कहाँ तक पहुँची है, और जो पाबंदियों का इतलाक है वो कब से शुरू होगा, और जो कहा गया हुकूमत की तरफ से, NCCO की तरफ से जो इजलास हुआ कि 24 जनवरी के बाद 10% से ज़्यादा जहाँ पर शरह रहेगी केसेस की वहाँ पर लॉकडाउन किया जाएगा, यानी इंडोर स्मार्ट लॉकडाउन, जहाँ पर इंडोर जो समनीज़ हैं उनको भी बंद कर दिया जाएगा। साथ साथ ये जो फेक न्यूज़ चलती है और बच्चे खुश हो जाते हैं कि स्कूल बंद हो रहे हैं, कॉलेजेस बंद हो रहे हैं और यूनिवर्सिटीज़ बंद हो रही है, क्या ये हकीकत है या झूठ है, इस पर बात करेंगे। अपने जो डिस्कशन पैनल पर हमारे साथ गेस्ट हैं उनका इंट्रोडक्शन आपसे करवाती चलूँ। रिस्पेक्टेबल एंड वेरी रेलिवेंट हमारे साथ स्काइप पर मौजूद होंगे डॉक्टर शुमाइल दाऊद साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया एज एन इकोनॉमिस्ट। इनके साथ ही स्काइप पर भी हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब, ही इज़ एन इकोनॉमिस्ट। सर बहुत शुक्रिया, आप भी हमें प्रोग्राम में टाइम देंगे। और सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी इन द स्टूडियो शुनीला रुत साहिबा, मेंबर नेशनल असेंबली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक। मैडम बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। थैंक यू। मैडम आपसे ही स्टार्ट करूँगी। कोविड की बात करें और फिर ना सिर्फ पाकिस्तान की मईशत को हिलाया बल्कि पूरी दुनिया की मईशतें हिल के रह गई। लेकिन हमने देखा ये जो महंगाई का रोना हम रोते हैं, अगर आलमी सतह पर कोई महंगाई हो रही है तो उसका असर पाकिस्तान पर तो आएगा। तो हाउ यू विल डिफेंड दिस स्टेटमेंट? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपने आज लिया है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ग्लोबली 2007 और 8 में इस तरह का फाइनेंशियल क्राइसिस आया था ग्लोबली पूरी दुनिया में, और उसके बाद अब कोविड की वजह से जो पूरी दुनिया हिट हुई है, बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ जो हैं USA की, UK की, जर्मनी, ये सारी बिल्कुल लेट गई हैं, क्रैश हो गई हैं। लेकिन इसमें पाकिस्तान ने एक्सेल किया है। पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस थी वाज द बेस्ट परफॉर्मेंस, पूरी दुनिया ने इसको सराहा है। इवन WHO ने भी अपनी एक रिपोर्ट में ये कहा कि पाकिस्तान ने कोविड को निपटने में बहुत ज़बरदस्त उनकी कारकर्दगी रही है। और हमने सिर्फ कोविड से ही नहीं हमने निपटा, बल्कि हमने जो हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस था, जो बहुत लोगों का ये ख्याल था कि पाकिस्तान जो और ख़ास तौर पे हमारी अपोजिशन जो थी वो बड़ा शोर मचा रही थी कि पाकिस्तान जो है इकोनॉमिकली ये ख़त्म हो जाएगा, हज़ारों की लाखों की तादाद में लोग जो है मर जाएंगे, चीखें निकल जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छी हमारी पॉलिसीज़ थी। प्राइम मिनिस्टर का जो ये स्मार्ट लॉकडाउन का जो आइडिया था, जो इनिशिएटिव था, इसको हमारे लोगों ने अच्छा नहीं समझा, बल्कि हमारी अपोजिशन ने तो इसको बहुत ही इसको क्रिटिसाइज़ किया। लेकिन इस मॉडल को पूरी दुनिया आज सराह रही है, बल्कि बहुत से ममालिक जो हैं इसको कॉपी भी कर रहे हैं। तो इसमें हमने हमारी जो, बेशक देखें ये कोविड जो था, ये आपकी बात में सॉरी थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी,
जैसे अपोजिशन हमेशा कहती है ना, अभी भी कहती है कि महंगाई का रोना और गरीब आवाम पिस रही है और गरीब आवाम का ख्याल नहीं है। तो कोविड में जब हमने स्मार्ट लॉकडाउन वज़ीर आज़म इमरान खान ने स्टार्ट किया ये इनिशिएटिव, ये आइडिया, तो ये उनको पता होना चाहिए कि तब उन्हीं गरीबों के लिए ये इनिशिएटिव था, ताकि जो रेहड़ीबान हैं वो इतना सफर ना खान करें साहब ये कोविड से। कहते थे कि अगर मैंने इसको लॉकडाउन कर दिया तो गरीब तो मर जाएगा बेचारा, भूख से ही मर जाएगा। ऐसे ही है। और उनके जो छोटे कारोबार करने वाले लोग थे, रेडी वाले थे, नान वाले थे, सब्जी वाले थे, और जो छोटे लेबरर्स थे, उनके लिए उन्होंने कहा कि वो तो बेचारे बिल्कुल ही ख़त्म ही हो जाएंगे। लेकिन फिर ना सिर्फ उनको हमने ये दिया, रास्ता दिया कि वो अपने करें, उसके साथ साथ खान साहब ने जो एहसास प्रोग्राम में उनकी जी, जी। माली इमदाद की और उनको 12,000 रुपया जो था उनकी डोर स्टेप पे महाना, उनको बिल्कुल। महाना मिला। मैं समझती हूँ वो भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था, जिससे गरीब आदमी, हमें रोना रो रहे हैं गरीब आदमी का। मैं आपको बताती चलूँ कि बस्तियों में और उन गोठों में और ख़ास तौर पर उन इलाकों में जो कि स्लम्स हैं जिनको हम कहते जी, हैं, जी। वहाँ पर तो कोविड का नामो निशान ही नहीं था। हाँ जी। और मैंने कोविड के दिनों में सबसे ज़्यादा, मैं दिन में 3-3 दफ़ा मैं जाती थी। हाँ। और मैं लोगों में खाना तकसीम करती थी, राशन तकसीम करती थी, और खुदा के फजल व करम से, अल्लाह की मेहरबानी, और मैंने अपने SOPs को भी फॉलो किया, मुझे कोविड नहीं हुआ। ये पूरे 2-2.5 साल जो कोविड रहा, मुझे बिल्कुल कोविड अल्लाह नहीं करे हुआ। आप अल्लाह ने कोविड से मुझे बची रहें। अल्लाह ने और इतना करम किया, और मैं बहुत आगे जाती थी। इसलिए मैं समझती हूँ कि हम लोगों को SOPs को फॉलो करना चाहिए, जो गवर्नमेंट की हदायत होती हैं उसको फॉलो करें। तो बेशक ये एक बहुत बड़ा मसला था, इसमें से हम निकल आए हैं। ठीक है। डॉक्टर खाकान हसन साहब, आपसे आई विल कम टू यू। आपसे ये सवाल है कि जो भी नॉर्मलसी इंडेक्स की तरफ से जो रिपोर्ट शाया की गई है, द इकोनॉमिस्ट जो आलमी जरीदा है, जिसमें पाकिस्तान की कोविड के बाद पाकिस्तान ने किस तरह से स्टेबलाइज्ड फॉर्म में इकोनॉमी को चलाया, यानी हम बात करते हैं कि हम माजी की जो गलत पॉलिसीज़, नहीं कहूँगी, एडोकिज्म बेस्ड इनस्टेबल पॉलिसीज़ रही है इकोनॉमी को लेकर, चाहे वो टैक्स नेट हो, चाहे वो एक्सपोर्ट हो, चाहे वो रेमिटेंसीज हो, उसको बेहतर करना एक बड़ा चैलेंज ये था हुकूमत के पास। और कोविड की सूरत में एक और बड़ा चैलेंज जो ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए था बल्कि पूरी दुनिया के लिए था। तो पाकिस्तान ने कैसे कॉप अप किया, आप क्या कहेंगे इस पर? डॉक्टर खाकान साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? मेरे ख्याल में वी कांट कनेक्ट टू खाकान साहब। आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आ रही है मुझे। जी जी सर। जी हिना, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, जब इस हुकूमत ने टेकअप किया तो आपको पता है कि खसारा था, जो एक्सटर्नल का खसारा था, वो कोई $20 बिलियन के करीब था। तो हुकूमत को फौरी तौर पे कुछ पैसे अरेंज करना पड़े, उसके बाद हमें IMF में जाना पड़ा, और फिर कोविड आ गया। सो ये रहा है सीक्वेंस जिसमें हुकूमत ने इकोनॉमिक मैनेजमेंट जो है जो की है। कोविड से अब हम निकल रहे हैं तो वी मस्ट लुक मोर पॉजिटिव। जिसमें आपने सही कहा था, रेमिटेंसेज आर डूइंग बेटर। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो अभी लेटेस्ट फिगर आया है वो 21 की जो क्लोजिंग है वो 5.5% की है। सो दैट इज ऑल्सो गुड। हमारी एक्सपोर्ट्स का कुछ पिकअप है, बट एट द सेम टाइम हमारी इंपोर्ट्स जो हैं उस पर बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, और उस इजाफे की वजह ये भी है कि जब भी इकोनॉमी हमारी पिकअप करती है तो इंपोर्ट्स भी बढ़ जाती हैं। पर जो ऑफ कोर्स अच्छी चीज़ रही कि कोविड में आपने देखा जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या एहसास कहें उसमें 16 मिलियन फैमिलीज को 200 अरब रुपए जो है वो दिए गए। मैं हमेशा कहता हूं कि टू लुक एट अ पॉजिटिव ऑफ पाकिस्तान, आप अगर इस प्रोग्राम को देखें तो ये 2008-9 में एक हुकूमत ने 30 अरब रुपए से शुरू किया। मैं उस टेबल पे मौजूद था जब हमने ये शुरू किया, और फिर IMF का प्रोग्राम भी था, बट जो सेकंड गवर्नमेंट आई 13 से 18 की, वो इसको तकरीबन 130 अरब पे ले गई, और अब ये तीसरी हुकूमत पे तसलसल से चल रहा है, और इट हैज डन वेरी वेल। एक नेशनल रजिस्ट्री भी बन गई है। सो इट्स अ रियली गुड सक्सेस स्टोरी ऑफ पाकिस्तान। और खाकान कैसे साहब, आई विल कट यू हियर। आप इस चीज़ को एड्रेस कैसे करेंगे? यानी जहाँ पर एहसास प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, मैंने बहुत सारी तनकीद ये सुनी थी कि हुकूमत ऐसे क्यों कर रही है कि लोगों को कोई एडवांटेजेस दे रही है, वो क्यों कारोबार की सहूलतें क्यों मैसर नहीं करती, कोई छोटा कारोबार क्यों नहीं खोल के देती, महाना 10-12 हज़ार रुपये से गुजारा नहीं होता, तो लोगों को एम्पावर ऐसे क्यों नहीं किया जाता? तो हाउ यू विल एड्रेस इट? सो ये तो एक इमरजेंसी प्रोग्राम था जो 200 अरब दिए गए, और जो बाकी ओवरऑल प्रोग्राम है वो एक टारगेटेड सब्सिडी की तरफ मूव कर रहा है। दोनों दुनिया भर में सोशल प्रोटेक्शन के प्रोग्राम्स होते हैं, बट आपने बड़ी अच्छी बात की। तो कल ही आप देखें कि पाकिस्तान में एक SME पॉलिसी 2007 में बनी थी। पाकिस्तान में जो तकरीबन 99% कारोबार हैं ना, आप दुरुस्त कह रही हैं, वो
5.2 मिलियन है उसका नंबर, यानी कि 52 लाख नंबर है, और वो छोटे तबके, छोटे एसएमईज हैं। उसके लिए एक 2007 की पॉलिसी थी, उसकी कुछ इम्प्लीमेंटेशन रही, कुछ चीजें बेहतर हुई। अब एक नई पॉलिसी का कल ही शायद इजरा हुआ है, अगर आपने देखा हो, वो लॉन्च की गई है, जिसका एक एक्शन प्लान भी है। सो यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उस तरफ भी काम हो रहा है। जो एक चीज आई थिंक इससे भी ज्यादा जरूरी है, वो है हमारी एग्रीकल्चर जो है, उसकी जो पैदावारी सलाहियत है उसको बेहतर करना। ये सारे आपके जो कलीदी मसाइल हैं, गरीबों तक जाने के, गरीबों को खुराक पहुंचाने के, खुराक इंपोर्ट ना करने के, ये हल तब होंगे जब आप एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इस मुल्क में बेहतर करेंगे, जब आप पानी की जो हमने पहुंचाना है लोगों तक, वो वेस्ट ना हो। जो लोगों की पैदावार है वो जब मार्केट तक आनी है, उसमें 30% वेस्टेज है। सो उस पे आप कोल्ड चेन्स बनानी है, आपने ट्रांसपोर्ट करना है। असल ट्रांसफॉर्मेशन तो जो है लोगों के लिए वो ये है, और इसी की वजह से हमारा इंपोर्ट बिल, आप हैरान होगी कि 2021 में $10 अरब की एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड इंपोर्ट्स हुई हैं। अभी भी हमारी कॉटन वीक आ रही है, पर बाकी क्रॉप्स कुछ बेहतर आ रही है। तो ये एक मिक्स्ड पिक्चर है जिसमें एक इकोनॉमी कर रही है। पर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अगर हमने आगे लेके चलना है, अगर आप सोचें ये 50 लाख जो इस वक्त एसएमईज हैं, वो 2 नौकरियां पैदा करती हैं, तो मुल्क में 10 मिलियन नौकरियां पैदा होती हैं। और अगर डॉक्टर खाकान साहब आपके पास दोबारा आती हूँ, पहले डॉक्टर शुमाइल दाऊद साहब से बात कर लेते हैं। शुमाइल दाऊद साहब, पहले तो वेलकम बैक इन द न्यू वर्ल्ड, क्योंकि आप कोविड से रिकवर हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएगा, ये इसी नॉर्मलसी इंडेक्स की बात करें तो चीरा चीरा जो आवाम को समझ आती है, फॉर द एजुकेशन ऑफ पब्लिक, टैक्स नेट, एक्सपोर्ट, रेमिटेंसेस, यानी अगर ये बेहतर जा रहा है तो हम कहते हैं हमारी इकोनॉमी राइट ट्रैक पे है, राइट डायरेक्शन में। इसके अलावा और कौन सी, लोगों को तो अवेयरनेस नहीं है, तो आप लोगों को बताना चाहेंगे कि कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट हैं या पोटेंशियली हम उन पॉइंट्स पर वीक है जिस पे काम करने की जरूरत है इकोनॉमिकली पाकिस्तान को? देखिए, जिस तरह की आपकी डिस्कशन आ रही है, उसमें यही बात हो रही है कि पूरी हुकूमत के लिए एक बहुत चैलेंज किस तरह से डॉक्टर शुमाइल दाऊद साहब, आपकी ऑडियो क्लियर नहीं है, काइंडली आप इसको चेक कर लें। डॉक्टर शुमाइल दाऊद, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है, जी मेरी आवाज़ पहुंच? जी 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 सर, कहिएगा। मैं ये बता रहा था कि कोविड के अंदर से निकलने के बाद जो सबसे अहम चीज़ थी रिबाउंड के अंदर, वो यही था कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को सपोर्ट करना, और उसके जरिए सेगमेंट्स को जो है वो इंक्लूसिवली ग्रोथ की तरफ लेके जाना, और उसके साथ की जिस तरह सपोर्ट की करके हमारे एग्रीकल्चर को जो सपोर्ट दी। और अब आपने देखा कि हमारे जब ये रिवाइज हुए हैं इंडिकेटर्स अंदर, इसके अंदर एक सबसे बड़ा जो सपोर्ट था पूरी जीडीपी का, वो डेफिनेटली एग्रीकल्चर ने जो है वो रोल अदा किया। और उसके साथ साथ फिर एक्सपोर्ट सेक्टर को जिस तरह से सपोर्ट हुकूमत ने दी मुख्तलिफ तरीकों से, इसके जरिए हमारे एक्सपोर्ट में बहुत अरसे के बाद। डॉक्टर शुमाइल दाऊद, आपके पास दोबारा होंगे, मैं तब तक आपकी आवाज़ थोड़ी सी चेक कर लेते हैं। आई विल टॉक टू यू शुनीला साहिबा, आप क्योंकि डायरेक्ट लोगों के साथ कम्युनिकेट करती हैं, वहाँ पर जाती हैं, आपका बराह रास्त उनके साथ ताल्लुक रहता है, तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि डायरेक्ट बात करते हैं तो उनके अवामी मसाइल का हल भी निकल सकता है और एड्रेस भी कर सकते हैं आप। तो वाकई में महंगाई है? देखें, मैं समझती हूँ कि अगर हम कोविड की मुनासबत से देखें तो जो गरीब तबका है वो हिट हुआ है, इसमें कोई शक नहीं, और हम एज गवर्नमेंट इसको तस्लीम भी करते हैं और गवर्नमेंट इसके ऊपर कोशिश भी कर रही है, लेकिन उस तरह से नहीं जैसे कि इसका शोर मचा हुआ है। ऐसी भी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम लोगों में जाते हैं और लोग खा पी भी रहे हैं, लोग जा भी रहे हैं, गाड़ियाँ भी चल रही हैं, और गाड़ी का जो पहिया है वो चल रहा है, ऐसे कुछ स्टैंड स्टिल इस तरह की सिचुएशन नहीं है, और गवर्नमेंट उनको काफ़ी रिलीफ दे रही है। अभी मेरे भाई ने ये बताया कि एहसास प्रोग्राम में, आपने बल्कि ये क्वेश्चन किया कि हमने 12-12 हज़ार रुपया दिया, ये इमरजेंसी रिलीफ प्रोग्राम था, लेकिन एहसास प्रोग्राम में ही हमने उनको बहुत सारे और प्रोग्राम्स दिए हैं। जैसे महंगाई को हमने काउंटर इस तरह से किया है कि हमने एक महंगाई कार्ड जो है, राशन कार्ड, उसका भी इजरा किया है। नहीं,
ये महंगाई के लिए हर महीने 1000 रुपए जो हैं वो उन मुस्तहिक ख़ानदानों के लिए किए गए हैं जो कि 50,000 से कम जिनकी तनख्वाह है, और वो भी एक राशन कार्ड के उसमें भी उनको, उस मद में भी उनको मिल रहा है। फिर उसके बाद सेहत कार्ड है। सेहत कार्ड एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो हमारी हुकूमत का है, जिसमें पूरे पंजाब में, केपी में, जेके में और गिलगित बल्तिस्तान में और कुछ अजला हैं जो सिंध के भी हैं, जहाँ पर ये 10 लाख का जो हेल्थ कार्ड है ये मिलेगा। और लोगों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल जो होती है ना, लोगों को सेहत की होती है कि जब वो बीमार होते हैं उनको ये नहीं पता कि हम पैसा कहाँ से, बहुत महंगा है, लोगों की शिकायत होती है। सो दिस इज बिसाइड द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अलावा ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जा सकते हैं। ये फिर स्कॉलरशिप्स हैं, फिर नौजवान कामयाब प्रोग्राम है, ये सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो गरीब लोगों के लिए हैं। जो ये सिक्योरिटी, जो सोशल सिक्योरिटी हमारा नेटवर्क प्रोग्राम है, ये मैं समझती हूँ बड़ा मजबूत प्रोग्राम है। पाकिस्तान का सबसे इम्पोर्टेंट फ्लैगशिप प्रोग्राम है हमारा ये एहसास प्रोग्राम के अंदर दैट अम्ब्रेला, बल्कि रेडी बांध तक का भी है। रेडी वालों के लिए इस्लामाबाद में खाना प्रोवाइड किया जाता है, वो जो खाना, मैं खुद वहाँ पर एक और फिर आपको पता है ये पनाहगाहें जो हैं, फिर लंगर जो है, पनाहगाह लाहौर में एक बड़ी ज़बरदस्त पनाहगाह भी बनाई है। फेडरल प्रोग्राम है ये हमारा इसका बैतुल माल का, जिसको इमरान खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ने जिसका ओपनिंग की, उसमें 600 लोगों को डेली ब्रेकफास्ट और डिनर मिलता है और ज़बरदस्त। उसके अलावा विटनेस किया ना, मैं आई वाज देयर, हाँ मैंने विटनेस किया। और फिर वहाँ पर 100 बेड्स हैं और वीआईपी बेड्स हैं जी। ऐसे नहीं है, साफ सफाई का भी ख्याल रखा जाता है, नए पैकेट साबुन सब चीजें वहाँ पर मौजूद होती है जो हर एक नए बंदे को नया दिया जाता है। और मैं समझती हूँ ये बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है इसमें। और वो बिल्कुल जनरल हॉस्पिटल के सामने है कि वो मरीज़ जो अपने लोगों को हॉस्पिटल्स में लेके आते हैं और उनके पास रहने का जगह नहीं है, सर्दी का मौसम है, उनको खाना भी मिल रहा है, उनको छत भी मिल रही है। और मैं समझती हूँ गरीब आदमी बहुत खुश है, और ये हमें शोर मचाते हैं कि गरीब आदमी मर गया, पिस गया। गरीब आदमी के लिए बहुत सहूलियात हैं, उनको सिर्फ इनको टैप करने की ज़रूरत है। और हम जो सोशल वर्कर्स हैं या पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, वी नीड टू हेल्प देम कि वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, ताकि वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर उठाने की बात। डॉक्टर शुमाइल दाऊद, आपको आवाज़ अब ठीक आ रही है? अच्छा डॉक्टर साहब, ये मुझे बताइएगा, डॉक्टर शुमाइल दाऊद साहब, हम कह रहे हैं कि रेमिटेंसेस में इंक्रीज़ आया, एक्सपोर्ट में इंक्रीज़ आया, तो इसके समरात आम आवाम को, आम आदमी को कब तक पहुंचेंगे ताकि उनकी शिकायत भी दूर हो जाए ना? देखिए, बात यह है कि जो इस वक्त चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए, और वो सबसे बड़ा वो है कॉस्ट इन्फ्लेशन, और उसको कम करने के लिए हुकूमत ने टारगेटेड सब्सिडीज देने की कोशिश की है। लेकिन जो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिस तरह तेल और इंटरनेशनल जो मार्केट्स, खासतौर पर क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो है इंपोर्ट रिलेटेड है और इंपोर्ट डिपेंडेंट है, तो उसकी वजह से वो इम्पैक्ट जरूर आ रहा है। लेकिन जो ये टारगेटेड सब्सिडीज के जरिए हुकूमत कोशिश कर रही है पास कर सके, जिस तरह से एहसास प्रोग्राम है या इसी तरीके से अभी एहसास प्रोग्राम के तहत लोगों को जो फूड की मद में सब्सिडी दी जा रही है, तो इसके जरिए कुछ ना कुछ बेनिफिट पास करने की कोशिश की जा रही है। अब ये उम्मीद की जा सकती है कि फर्दर हम अगर कॉस्ट को रिड्यूस करने में कामयाब होते हैं तो फर्दर जो है वो इन्फ्लेशन जो है वो कर्टेल की जा सके। अच्छा डॉक्टर शुमाइल दाऊद साहब, मुझे ये भी बताइएगा, क्योंकि आप एज अ डॉक्टर आप इस पे बेहतर तरीके से हमें गाइड कर सकते हैं। बहुत सारी रिसर्च में ऐसी चीज़ सामने आई है, मैंने देखी, सुनी और पढ़ी, कि जो स्लम्स हैं, यानी मैडम ने भी जिक्र किया, स्लम्स एरियाज जैसे कच्ची आबादी के इलाके हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी कुछ रिसर्च ऐसे सामने आई है, जैसे इंडिया की हम बात करें कि जो कच्ची आबादी वाले इलाके हैं, जो स्लम्स जिन्हें हम कहते हैं अंग्रेज़ी में, वहाँ पर कोविड के पेशेंट्स या फिर कोविड से मुतासर अफराद या तो ना होने के बराबर है या फिर बहुत कम है। तो ये कहा जाए कि लोअर मिडिल क्लास या फिर मिडिल क्लास को अफेक्ट कर रहा है। तो कोई रिसर्च आपकी नज़र से गुजरी है ऐसी? नहीं, ऐसी कोई अभी तक कोई ऐसी अपनी वो नहीं आई है। ये तो अक्रॉस द बोर्ड जो है वो हर तबके से जो है उसका ताल्लुक है। ये जरूर है कि इम्यूनिटी वाइज उनमें डेफिनेटली इम्यूनिटी पाई जा सकती है, और आखिरी चीज ये हो सकता है कि वो लोग जो है उनके सिम्टम्स इतने ना आए हों, या वो खुद उन्होंने आके अब उसको फॉलो अप ना किया हो, तो इसलिए वो इतने ज्यादा सामने ना आएंगे। ठीक है, एक हर्ड इम्यूनिटी का जिक्र हम सुनते हैं अक्सर प्रोग्राम्स में, पहले लोगों को बता दीजिए होती क्या, और क्या पाकिस्तान में इससे इस्तेफादा हो सकता है कोविड के टाइम में?
देखिए, हर्ड इम्यूनिटी के बारे में ये था कि ये शुरू में इसके बारे में यही डिस्कशन शुरू से रहा। दुनिया भर के साइंसदानों का ये ख्याल था कि अगर हम एज पूरी पॉपुलेशन में 70% या उससे ज्यादा जो लोग हैं वो जब इन्फेक्ट हो जाएंगे तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता जो बीमारी है इसका फैलाव रुक जाएगा। तो इसमें कुछ ममालिक ने जो है स्कैंडिनेविया में कोशिश भी की कि उन्होंने अपनी इकोनॉमी को बंद नहीं किया और हर्ड इम्यूनिटी को फॉलो किया, लेकिन उसके नतीजे में उनके नुकसान ज्यादा हुए। लेकिन हमने चूंकि एक हाइब्रिड मॉडल रखा जिसके अंदर हमने वर्कन स्मार्ट एरियाज को ब्लॉक किया जहाँ पर ज्यादा फैलाव था, तो आई थिंक कि हमने एक दरमियानी रास्ता, एक नया रास्ता निकाला, नया रनिंग करते हुए, उसके नतीजे में आई थिंक ओवरऑल हमारा इम्पैक्ट बेहतर था। ठीक है नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे यहाँ पर। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे टेक्स्ट से। हमारे साथ रहिएगा। Contradiction that India is referred to as the world's largest democracy, while not only recently enshrining Modi's fascism into law with the Citizenship Act, but continuing to maintain the most militarized zone in the world in Kashmir with up to 1 million troops. आगे तो उनको टारगेट बनाया गया। पहला टारगेट बनाया, किसी की आंखें चली गई, 5-6 लड़कों को पकड़ा और आज तक उनका कोई नाम ही नहीं है कि वो कहाँ पर है। वेलकम बैक जी। डॉक्टर खाकान साहब, आपसे मेरा सवाल ये है, क्योंकि इकोनॉमी की बात करें तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, लेकिन हमने कभी नहीं देखा ऐसे। अभी मौजूदा हुकूमत एफर्ट्स तो कर रही है, लेकिन इतना ब्लंटली बोल्डली हमें नज़र नहीं आ रहा कि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी पॉलिसी होनी चाहिए पाकिस्तान की। हम क्यों नहीं उस पर काम करते? ये आप सही कह रही हैं। देखिए, जो टोटल हुजम है इस वक्त इकोनॉमी का, उसमें से 20% तो डायरेक्टली एग्रीकल्चर जो है कंट्रीब्यूट करता है। पर अगर आप उसका इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन देखें, जैसे कॉटन का कंट्रीब्यूशन इन द स्पिनिंग इंडस्ट्री एंड इन एक्सपोर्ट्स, तो ये तकरीबन 40% से ज्यादा ओवरऑल इकोनॉमी में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इसका हुजम काउंट करता है एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर में अब बेशतर किस्म के जो मसाइल हैं वो आ गए हैं। मसलन हमारा क्रॉपिंग पैटर्न ठीक होने वाला है, हमारी वाटर वेस्टेज जो है वो तकरीबन 50% के लगभग है, हमारी जो फूड की ट्रांसपोर्टेशन वेस्टेज है वो 33% की है, हमारी एग्रीकल्चर यील्ड्स जो हैं वो तकरीबन are 1/2 of what the world's best are. So ये आपने बिल्कुल ठीक बात की कि ये
ऐसा एरिया है जिस पे बहुत काम होने वाला है। जो लास्ट पॉलिसी बनी थी और ये जो अभी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई है, इनफैक्ट मैं पढ़ रहा था, इसमें जिक्र भी है उसके, उस पॉलिसी को लेके चला जाए, वो एक नेशनल फूड सिक्योरिटी पॉलिसी 2018 में बनी। अब ये वो मजबूत चीजें हैं जो कि हम कर सकते हैं, जिससे आपकी सेल्फ सफिशिएंसी भी होगी और आपकी एक्सपोर्ट्स में, जैसे कॉटन अब आप 7 मिलियन बेल्स के करीब बना रहे हैं, आप 14 मिलियन बेल्स किसी वक्त उगाया करते थे पाकिस्तान में। सो बीटी कॉटन का इजरा, नई जो हमने अपनी यूज करने हैं बीज, सो ये सारी चीजें जो हैं ये जरूरी है कि ये हम करें। अगर ये हम करेंगे तो ही हम अपनी इकोनॉमी को, जो रूरल साइड है उसको भी बेहतर कर पाएंगे और एक्सपोर्ट्स में भी उसका हिस्सा डाल पाएंगे। अच्छा, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में आपने जो बात की, क्रॉप पैटर्न दैट इज डिस्टर्ब ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशंस आल्सो, लेकिन फार्मर कम्युनिटी की अवेयरनेस के लिए, उनको एजुकेशन देने के लिए भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की भी ज़रूरत है पाकिस्तान में। एग्री करते हैं आप? देखिए, ये तो बिल्कुल आपने सही बात की। दुनिया में 3 रेवोल्यूशंस हुए हैं एग्रीकल्चर के। एक था ग्रीन रेवोल्यूशन। पाकिस्तान 70 और 80 की दिहाई में ग्रीन रेवोल्यूशन का बहुत बड़ा पार्ट था और हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत बेहतर हो गई थी और हम बहुत सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ चले गए थे। फिर उसके बाद एक जीन रेवोल्यूशन आया, जैसे ये बीटी कॉटन की मैंने आपको मिसाल दी, बट वी वर नॉट एबल टू कैप्चर दिस। इंडिया में जो यील्ड्स थी कॉटन की वो कई गुना बेहतर हो गई, पर हम ना बेहतर कर सके। सो अब तीसरा जो रेवोल्यूशन है वो एआई, जिसे आप कहते हैं रेवोल्यूशन, जो कि एक टेक्नोलॉजी लेड रेवोल्यूशन है कि पानी कब देना है, कैसे आपने ये सब काम करना है, एंड वी आर नॉट पार्ट ऑफ इट। सो ऑफ कोर्स ये जो एआई रेवोल्यूशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रेवोल्यूशन है, जिसको यूज करते हुए प्रोडक्टिविटी को बहुत बेहतर किया जा रहा है, इस पे तो हमारे जो रिसर्च के अदारे हैं, जैसे पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल है, हमारे बाकी अदारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, हमें इनको साथ लेके चलना पड़ेगा और इनको कॉन्डुइट्स बनाना पड़ेगा कि ये जाके पहुंचे हमारे फार्मर्स तक और उनको बेहतर तरगीब दे सके। इसी से रिलेटेड एक और सवाल है मेरा, हम एग्रीकल्चर वाइज पाकिस्तान में कहाँ स्टैंड करें? क्या हम सेल्फ सफिशिएंट हैं या हम शॉर्टेज पे हैं? हम शॉर्टेज पे हैं अनफॉर्चुनेटली। हम इस वक्त कॉटन इंपोर्ट कर रहे हैं। हम किसी वक्त 11 से 12 मिलियन बेल्स बनाया करते थे, हमने इस साल 7 से 8 मिलियन बेल्स बनाई हैं। सो हम अपनी एक्सपोर्ट्स के लिए 3 से 4 मिलियन बेल्स इंपोर्ट करेंगे। हम वीट भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम शुगर भी इंपोर्ट कर रहे हैं। सो हम बेशतर चीज़ें, जो हम दालें भी इंपोर्ट, वो तो हम रेगुलर में करते हैं, हम पाम ऑयल भी इंपोर्ट करते हैं। सो हम बहुत सी चीज़ों पे हमारा दारोमदार जो है वो इंपोर्ट्स पे है और वो पिछले साल कुछ बढ़ गया था। अब उम्मीद है कि रबी की क्रॉप्स ठीक आ रही हैं, वीट भी 27-28 के करीब आ रही है, तो जो इंपोर्ट का क्वांटम है वो कम हो गया है। बट वी रियली नीड टू वर्क ऑन दिस सो दैट हम इस फूड सिक्योरिटी इज ऑल्सो द नरिशमेंट ऑफ द यंगर पीपल। ये जितने आपने स्टंटिंग सुनी कि पाकिस्तान में 40 से 50% के करीब है बच्चों की, ये तभी दूर हो सकती है कि कैलोरी इनटेक, फूड इनटेक जो है वो बेहतर हो। जितनी यील्ड्स बढ़ेंगी उतनी चीजें सस्ती होंगी। जब चीजें सस्ती होंगी तो लोग अफोर्ड कर सकेंगे और ज्यादा इस्तेमाल कर सकेंगे। यही हमारा फ्यूचर होना चाहिए और यही हमारी होप होनी चाहिए फॉर द एवरेज जो ऑफ पाकिस्तान। ठीक है डॉक्टर शर्मिला, आपके पास आऊँगी। अभी हम ऑफ द रिकॉर्ड, ऑफ द कैमरा भी ये बात कर रहे थे कि वैक्सीनेशन की बात करें तो काफ़ी हद तक लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं और ये जो लोगों को शिकायत रहती है फॉर देयर अवेयरनेस कि हमने तो वैक्सीनेशन लगा ली, मुख्तलिफ किस्म की जो वैक्सीनेशन आ चुकी हैं पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में, लोग वैक्सीनेटेड तो हो चुके हैं लेकिन फिर भी कोविड से सफ़र कर रहे हैं। लेकिन मेरे जैसा और आप जैसा हर शख्स जो कि वैक्सीनेशन लगवा चुका है हर तरह की, जो कि सर्टिफाइड है और जिस पे ट्रायल्स भी हुए हैं, लेकिन फिर भी हमें ये डर है कि हमें किसी न किसी टाइम पे कोविड हो जाएगा। तो पहले ये बताइएगा कि कितने % केसेस, कितना रिकवर रेशो पाकिस्तान का रहा है अभी ओमिक्रॉन को लेकर, क्योंकि कराची में सबसे ज़्यादा केसेस आए, उसके बाद इस्लामाबाद में रेशो पड़ रहा है। डीजी हेल्थ इस्लामाबाद हसन नूर साहब ने भी पिछले प्रोग्राम में भी कल भी जिक्र किया कि बहुत रैपिडली फैल रहा है ये ओमिक्रॉन। तो वो जो एक गाड़ी के ज़रिए पहले हमने देखा कि हॉस्पिटल्स में काउंटर मौजूद है वैक्सीनेशन के लिए, फिर काउंटर्स में इजाफा हुआ और अब एक गाड़ी में वो पूरे अमला बैठा होता है जो कि वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो उसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, ये जो है ना कोविड मुख्तलिफ इसकी शक्लें बदलता रहा है और अब जो वेरिएंट्स आते रहे हैं और अब जो ओमिक्रॉन है ये बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। इसकी ये खासियत है इस वेरिएंट की, लेकिन ये इतना ज़्यादा
ख़तरनाक नहीं है जितने के पहले। हाँ, लेकिन जो हम ये बार बार बात बोलते हैं तो लोग घबराना कम कर देते हैं। हाँ, लेकिन है ख्याल कि नहीं इससे रखते। बचने की ज़रूरत है। ये इन्फेक्शस है, बहुत जल्दी फैलता है और ये बहुत जल्दी ये जो पिछले हमारे फिगर्स थे उससे ये एक्सेल कर गया, उन फिगर से ये जो ना बढ़ गया है। जबकि पाकिस्तान में हमने तकरीबन 17 करोड़ लोगों को दे आर वैक्सीनेटेड, चाहे उनको एक डोज सिंगल डोज लगा है या कोई 2 डोज लगे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 8 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कम्प्लीटली फुली वैक्सीनेटेड है ये पाकिस्तान में। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ओमिक्रॉन को सामने रखते हुए हमें SOPs जो है, गवर्नमेंट ने जो SOPs अनाउंस किए हैं, मास्क लगाना, हैंड वॉश करना, डिस्टेंस रखना, ये बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा गैदरिंग्स में जो है ना अवॉइड किया जाए। अब तो गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंस भी किए हैं SOPs, ख़ासतौर पर उन शहरों में जहाँ पर ओमिक्रॉन जो है वो 10% से ज़्यादा है, जिसकी शरह ज़्यादा, जैसे कराची में 40.13% है, लाहौर में 15 कुछ है, हैदराबाद में तकरीबन 14 है, इसी तरह इस्लामाबाद में तकरीबन 12% है। तो इन इलाकों में उन्होंने आउटडोर जो है ना फंक्शंस उसकी इजाज़त दी है, लेकिन जो इंडोर्स हैं उसके उन्होंने लिमिट कर दिया है और वो भी वो लोग जा सकते हैं जो फुली वैक्सीनेटेड। इसी तरह रेस्टोरेंट्स में 50% का कर दिया और उसमें उन्होंने कहा कि जो फुली वैक्सीनेटेड है, में जाओ या रेस्टोरेंट में जाओ, पहले वो कहते हैं कि अपना वैक्सीनेशन कार्ड दिखाइए, बाकायदा देखते हैं आपका वैक्सीनेटेड कार्ड। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और स्कूलों में भी जैसे आपने बताया कि बच्चों ने बड़ा ये उनको बड़ी खुशी होती है कि शायद स्कूल बंद हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ चल रही है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स के थ्रू, लेकिन स्कूल बिल्कुल बंद नहीं हम कर रहे हैं। आपके चैनल से बिल्कुल स्कूल हम बंद नहीं कर रहे, बच्चों को वैक्सीनेट कर रहे हैं। और जिन बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं हो, 12 साल के से ज़ायद जो बच्चे हैं, उनको हम स्कूल में ही वैक्सीनेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि बच्चों के साथ जो है SOPs जो है वो उसको फॉलो करें, क्योंकि बच्चों का बहुत हर्ज हुआ है। एजुकेशन ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है कोविड में। देखिए जो रियल लर्निंग होती है ना वो क्लासरूम लर्निंग होती है, और ये बेशक हमारे उस्ताद ने, हमारे एजुकेशन सिस्टम ने बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की, ऑनलाइन क्लासेस ली, लेकिन वो माहौल नहीं बनता। देखिए एक बच्चा अगर कोई गलत सवाल करता है और टीचर उसको करेक्ट कर देती है तो वो लर्निंग सबकी हो रही होती है, जितने भी उसमें बैठे हुए हैं। लेकिन इस तरह से मैं समझती हूँ कि ये बच्चों का बड़ा हर्जू है इसमें, और पाकिस्तान ने इसमें बेशक बहुत कोशिश की, लेकिन मैं समझती हूँ कि अब हमारी जो पॉलिसी है उसमें हमारा ख्याल है कि हम स्कूल्स को बंद नहीं करेंगे, बल्कि स्कूल्स को हम चलने देंगे। और जो बच्चे छोटे बच्चे हैं प्राइमरी स्कूल के क्लास 2-3 के, उनके लिए हो सकता है कि हम कहें कि ऑल्टरनेट डेज पे वो बच्चे जाएं, 50% के रेशो से जाएं, लेकिन बंद नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। बंद नहीं हो रहा, हो जाएंगे देखने के बाद, लेकिन बंद नहीं हो रहा। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर शुमाइल दाऊद साहब, पहले तो आपसे कोविड से रिलेटेड सवाल पूछ लूँ, फिर उसके बाद हम टेक्स्ट नेट पे आएंगे और एक सवाल पूछेंगे आपसे। ये बताइएगा कि ये जो कहा गया NCOC की तरफ से कि 18 साल से ज़ायद उम्र के वो अफराद जो वैक्सीन की मुकम्मल खुराक हासिल कर चुके हैं वो बूस्टर शॉट लगा सकते हैं। बूस्टर शॉट क्या होता है? क्या दो डोजेज जिन्होंने ले ली हैं, जो मुकम्मल वैक्सीनेटेड हैं, उनके लिए ये है? और इसके बाद क्या श्योरिटी है? क्योंकि हम जितने मर्जी वैक्सीन लगा लें, लोगों को यही डर खौफ है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि WHO की तरफ से अभी तक कोई भी वैक्सीनेशन सर्टिफाइड नहीं की गई। देखिए बात यह है कि समझने की कि पूरी दुनिया में इस वक्त जब ओमिक्रॉन का बहुत ज्यादा इंक्रीज आया है और लाखों में, कुछ मुल्कों में ज्यादा तादाद में हो रहे हैं और हमारे मुल्क में भी अब फिर दोबारा से रेट्स बढ़ रहे हैं, ये चीज समझने की है कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं या उनके बाद उनको बूस्टर्स लगे, उनको इंतहाई सीरियसनेस से बचाता है वैक्सीन। तो बूस्टर का ये फायदा है कि अगर किसी को 6 माह हो चुके हैं और उसको 2 डोजेस पहले लग चुके थे, अगर उसके अब जो जिस्म के अंदर कुव्वत मदाफ़त है उसमें अगर कुछ कमी वाक़ई होती है जो कि 6 महीने के बाद एक्सपेक्ट की जाती है, उसको वो बूस्ट कर देता है और आपके चांसेस सीरियसनेस से बचने के बढ़ जाते हैं। यानी कि अगर खुदा न खास्ता आपको ओमिक्रॉन या कोविड दोबारा हो तो आपको सीरियस होने से वो बचाता है। तो ये मकसद है बूस्टर लगाने का। अच्छा, यहाँ पर मैं ये ऐड कर दूँ कि ओमिक्रॉन की बात करें तो हमने देखा जो बाकी वेरिएंट है, टोटल 32 म्यूटेशंस यानी वेरिएंट जिसे हम कहते हैं, इंटरनेशनली ये रिसर्च हो चुकी है कि 32 म्यूटेशंस कोविड-19 को लेकर मुतारिफ हो चुकी हैं, लोग इससे अफेक्ट हो चुके हैं पूरी दुनिया में। लेकिन पाकिस्तान में हम कहते हैं कि ओमिक्रॉन प्रोबेबली इट्स 5th लेयर, और वो इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ अफेक्ट कम हुई है। अब ओमिक्रॉन भी रैपिडली इसलिए फैल रहा है क्योंकि 2 हफ्ते से हमने देखा मुसलसल बारिश भी हो रही है। तो क्लाइमेटिक कंडीशन प्लस आपकी वेदर कंडीशन प्लस आपकी जोग्राफिकल लोकेशन बहुत मैटर कर रही होती है। एम आई राइट? इसके अंदर स्मॉग भी है, इसके अंदर ठंड भी है, इसके अंदर गुंजान आबादी में लोगों का मास्क का ना पहनना, और खास तौर पे जो सुपर स्प्रेडर इवेंट्स थे, शादी ब्याह या ऐसी तकरीबात,
ये तमाम चीजें जो हैं ये मूजिब बनी है इसके फैलाव की। लेकिन ये समझने की जरूरत है कि जिस तरह भी डॉक्टर साहब अभी बात कर रहे थे और बात चल रही थी कि ये ओमिक्रॉन डेफिनेटली तेजी से फैल रहा है, लेकिन खुशाइन बात है कि इसमें कम से कम जो एडमिशन हैं या जो लोग अस्पताल में दाखिल हैं उनकी तादाद कम है, और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्द ये अपनी पीक पे जाने के बाद एकदम ड्रॉप होगा, और उसके बाद हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये काफी हद तक ये एंडेमिक हो जाएगा और इसका जो फैलाव है वो रुक जाएगा। ठीक है डॉक्टर शमाइल दाऊद, आप जरा टेक्सनेट के हवाले से बात करें। मैंने कहा था ब्रेक से वापस आएंगे तो इस हवाले से बात करेंगे। हम देखा माजी की हुकूमतों ने काफ़ी फोकस रखा कि ओके जी टेक्सनेट टैक्स रेशो को इंक्रीज करें, लेकिन उन्होंने क्या किया, गो डीप, डिडंट गो वाइड। तो अभी मौजूदा हुकूमत ने ये कॉन्सेप्ट भी दिलाया आवाम को कि नॉट टू गो डीप, कि इसको टेक्सनेट को अपने वाइड किया जाए। तो हमें इससे फ़ायदा हो रहा है क्या? देखिए अभी तो हम फिलहाल तो खुशाइन बात यह है कि टैक्स कलेक्शन को अगर हम देखें तो पिछले वाले हर हदफ से हमारे बेहतर टैक्स कलेक्शन हुए हैं, लेकिन आप ये भी देखिए कि हमारा ज्यादा टैक्स कलेक्शन इनडायरेक्ट मोड में होता है। उम्मीद ये की जा रही है हुकूमत की तरफ से, खासतौर पे जो IMF प्रोग्राम के तहत हम ने जो सब्सिडी भी रिमूव की है और सेल्स टैक्स के अंदर जो सेगमेंट्स नहीं थे उनको इंक्लूड किया है, तो उससे उम्मीद कर रही है हुकूमत के जो टैक्स का जो नेट है उसको वाइडर किया जाए। लेकिन चूंकि मैं बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता रहा हूँ उस प्राइवेट सेक्टर से, मेरी इसके बारे में राय हमेशा से यही रही है, और हमारे बहुत से और जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय ये रही है कि अगर हम इसके रेट को कम करें तो हमारी इजाफा करने में आसानी होगी। लेकिन चूंकि अभी हम IMF प्रोग्राम का हिस्सा है, अभी ये करना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन फ्यूचर में अगर हुकूमत ये करे तो आई थिंक कि मजीद भी टैक्स के अंदर जो है उसमें इजाफा हो सकता है। अच्छा डॉक्टर खाकान साहब, आपसे पूछना चाहूँगी मैं यही सवाल कि टैक्स रेशो की बात करें तो लोगों में थोड़ी समझ आना शुरू हो गई है, वो घबराते नहीं है, वो अपने टैक्स फाइलर बनने से इस चीज़ का उनको कुछ होता नहीं है कि भाई डर लगा हुआ है कि अब हम पता नहीं क्या हो जाएगा, अगर हम टैक्स फाइलर बन जाएंगे तो हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू हो जाएंगी। तो ये डर एक तो लोगों का ख़त्म हुआ है, मुकम्मल एतमाद स्टार्ट हो गया है, तो इसका कुछ फ़ायदा हो रहा है हुकूमत को? देखिए पाकिस्तान का जो टैक्स टू GDP रेशियो है ना, वो इस वक्त कोई 10% के करीब है। ये बहुत लो टैक्स टू GDP रेशियो है। पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए अपने अखराजात को अपनी सेल्फ सफिशिएंसी से, यानी कि डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन से, DRM से पूरा करने के लिए ये तकरीबन 14 से 15% होना चाहिए। इस को बढ़ाने के 3 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप ईजियर पॉलिसी मेजर्स लें, तो ये आप टैक्स बढ़ाते चले जाएं, आप सेल्स टैक्स बढ़ाएं, आप इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाएं, या आप इवन इनकम टैक्स बढ़ाएं। कुछ डायरेक्ट पॉलिसी मेजर्स लें। दूसरा इसका तरीका ये है कि आप अपनी जो टैक्स नेट है उसको वाइडन करें, और उसका तरीका यही है कि इस वक्त आपका रिटेल सेक्टर आउटसाइड है, आपका एग्रीकल्चर, हमने 20% की बात की, 2-2.5 अरब रुपए का सिर्फ टैक्स कलेक्ट होता है मुल्क से। सो आप ये भी सोचें कि इस इनकम को भी आपने लाना है। तीसरा जो इसका तरीका ये है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव बेहतरी करें, और उसका मतलब ये है कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, जिस तरफ आप बात भी कर रही हैं, ताकि लोगों का ये एतमाद हो कि आप फाइल कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, आपको रिफंड्स जल्दी मिलेंगे, आपकी कस्टम क्लियरेंस जल्दी होगी। ये सब चीज़ें जो हैं वो एतमाद क्रिएट करेंगी, और आखिर में जैसे आप POS सिस्टम पे जा रहे हैं, पॉइंट ऑफ सेल्स पे जा रहे हैं, जिससे एक डर भी पैदा होगा कि ये डेटा, आपको डेटा इंटीग्रेशन करें। अगर हम ये सब चीज़ें करते जाएंगे तो आने वाले दिनों में, जैसे अभी हमने एक इजरा किया कि स्टैंप्स लगेंगी सिगरेट्स पे, तो अगर कोई जाली सिगरेट इंपोर्ट हो रहा है जो कि नई सिस्टम का हिस्सा, तो वो आप ना खरीदें, आप स्टैंप वाला सिगरेट होगा, सो एवरीवन इज इन द नेट। सो अगर ये सारी चीजें हम करते चले जाएंगे, इस वक्त टैक्स में कुछ बढ़ोतरी है, उसका लार्जली दारोमदार इंपोर्ट्स के बढ़ने पर है, पर जैसे जैसे ये चीजें कैचअप करती जाएंगी अगले आने वाले 3 से 5 साल में, मैं उम्मीद रखता हूं कि हम इस 10% को 13 या 14 या 15% तक ले जा सकेंगे, और उस वक्त वो कर सकेंगे काम कि हम अपना जो 17% सेल्स टैक्स का रेट है उसको कम करके कहीं 13, 14, 15 कर दें, ताकि ब्रॉड बेस्ड टैक्सेशन, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, यानी कि जो ज्यादा आमदन कमाने वाले हैं उन पे टैक्स लगे, और तीसरी ये चीज है लो रेट टैक्सेशन। आई थिंक ये तीनों चीजों की तरफ हम चले जाएं। अच्छा डॉक्टर खाकान साहब, ये भी बताइएगा ये बताएं, ये जो हम टैक्स नेट की बात करें, इसके साथ साथ एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की बात करें, आपने उस पर भी काफ़ी तफसीलन अपना तजिया पेश किया, जो बिजनेस कम्युनिटी की हमारी वो थोड़ी सी नाराज़ नज़र आती है कभी कभी हुकूमत से, वो क्या वजह है? देखिए बिजनेस कम्युनिटी नाराज तब तक रहेगी, और ये मैं बड़ी एक डिफरेंट बात आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, जब तक हुकूमत का फुटप्रिंट ऐसा रहेगा कि बिजली भी आपने चलानी है,
गैस भी आपने चलानी है, PIA भी आपने चलानी है, रेलवे भी आपने चलानी है, इंपोर्ट भी आपने करनी है, वीट की कीमत भी आपने तय करनी है। जब हुकूमत अपना फुटप्रिंट कम करेगी ना, और इसकी मैं मिसाल देता हूँ, लेट्स से कि आज आपका जो टेलीफोन है मोबाइल और आपका जो इंटरनेट है वो भी आपने हुकूमत से ही लेना हो, तो लोग शायद ये भी मैं भी ये शायद कंप्लेन करूंगा कि जी इसकी कीमत बहुत हो गई। हम ये कंप्लेन इसलिए नहीं करते कि 4-5 कंपनीज हैं, हम उसमें जाके अपना पैकेज खरीद लेते हैं। सो हुकूमत से कंप्लेन उस दिन दूर होगी जब हुकूमत ये काम नहीं करेगी, बल्कि इनकी सिर्फ पॉलिसीज बनाएगी और स्टेट इनको रेगुलेट करेगी। और इस सिस्टम को आसान तरीन समझना जो है वो टेलीफोनी सेक्टर, वो इंटरनेट सेक्टर, वो हमें इसमें अगर देखें तो हम समझ जाएंगे। सो जब एनर्जी की एक मार्केट होगी और आप जाके डिस्को जिससे खरीदेंगी एनर्जी वो कोई प्राइवेट सेक्टर का, जैसे आपके टेलीफोन सेक्टर के प्रोवाइडर्स हैं, तो हुकूमत से ये गिला जो है वो दूर हो जाएगा। अभी ये है कि क्योंकि गैस की एक किल्लत है मुल्क में और LNG की कीमत दुनिया में बढ़ गई है, तो उस तरह इंपोर्ट नहीं हो सकी, तो हुकूमत से एक गिला है लोगों का कि गैस भी नहीं है और कीमत भी बढ़ गई है। सो हुकूमत को आहिस्ता आहिस्ता लॉन्ग टर्म में हर हुकूमत को, और ये हमें एज ए नेशन तय करना है कि हमने क्या चलाना है और क्या एफिशिएंटली प्राइवेट सेक्टर से चलवाना है। ठीक है। अच्छा, डॉक्टर शुमाइल दाऊद साहब आपके पास आऊँगी, फिर मैडम आपसे सवाल पूछूंगी ज़रूर। जहाँ पर हम कोविड से जूझने की बात कर रहे हैं, अपने जो माशी मसाइल हैं उनका जिक्र कर रहे हैं, जी हम टैक्स नेट पे बैठे हुए हैं, एक्सपोर्ट रेशो पे बैठे हुए हैं, रेमिटेंसेस पे बैठे हुए हैं, दुनिया डिजिटलाइजेशन की बात कर रही है। यानी पाकिस्तान में फॉर द फर्स्ट टाइम PM इमरान खान हैज़ इंट्रोड्यूस दिस आइडिया और ही हैज़ इनिशिएटेड इट कि डिजिटल इकोनॉमी को लेकर चलना है आगे। तो हमें, आपको नहीं लगता इन तमाम मसाइल से निकल के इन जो चीदा मसाइल, अब हम ज़रा डिजिटल इकोनॉमी पे बात कर लें? जी बिल्कुल। अभी जिस तरह से हुकूमत की तरफ से अभी डिस्कशन में आ रहा था, उनकी पॉलिसी के अंदर एक्सपोर्ट को बढ़ाने की जहां बात हुई है, वहां पर पूरी ये जिसे कहते हैं ई-कॉमर्स के रिलेटेड, फिनटेक से रिलेटेड और डिजिटाइजेशन के लिहाज से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिहाज से, AI के लिहाज से, ये तमाम इनिशिएटिव्स पॉलिसी की सतह पे आए हैं। अब इनके जो इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन है उनके रिजल्ट आना शुरू होंगे। आई थिंक दिस इज द वे। और जिस तरह से अभी डिस्कशन में आया कि एग्रीकल्चर के अंदर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रियल 4.0, ये तमाम चीजें डिजिटाइजेशन के अंदर है। लोगों की एक्सेप्टेंस शुरू हो गई है, अभी हम किस स्टेज में है डिजिटल इकोनॉमी को लेकर? आई थिंक कम अज कम इस हद तक जरूर है कि कोविड के एरा के दौरान लोगों की ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी आई है, लेकिन अभी हम बहुत इनिशियल स्टेज में हैं, क्योंकि अभी भी हम अनडॉक्यूमेंटेड और कैश इकोनॉमी में हैं। जब तक हमारा जो दारोमदार है पेमेंट्स का वो पूरी तरह उसकी तरफ नहीं जाएगा तो वो नहीं होगा। और आखिरी चीज है कि हुकूमत यानी कि गवर्नेंस जो है या ई-गवर्नेंस जो है वो बड़ी जरूरी होगी कि वो डिजिटल मोड के अंदर आए। तो जो पेपरलेस की तरफ हम जाएंगे तो इसकी एफिशिएंसीज बेहतर होंगी, हुकूमत की आउटपुट्स बेहतर। ठीक है मैडम शुरीला साहिबा, क्योंकि अपोजिशन से आप लोग की तकरार चलती रहती है, हुकूमत डिफेंड करती रहती है और आवाम को एज अ टूल यूज़ किया जाता है हमेशा महंगाई को लेकर के, आवाम पिस रही है, अपोजिशन यही कहती है। हमने देखा है बराह रास्त अपनी हुकूमतों में, अपने अदवार में वो इस चीज़ को निगलेक्ट कर देते हैं, नल एंड वॉइड कर देते हैं कि वहाँ पर आवाम कितना सफ़र कर रही थी, और एडहॉकिज्म बेस्ड जो पॉलिसीज़ हैं, आर्टिफिशियली जो मेनटेन रखा गया रुपये को, वो नज़र नहीं आता। तो अपोजिशन का क्या मतलब, जो रद्द अमल पे आपका जवाब क्या? अभी जैसे नॉर्मलसी इंडेक्स भी आ चुका है एंड दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट कि नहीं हो रहा है ये सब चीज़ें, तो अभी भी समझ ना आए तो कब आए? देखें, बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि देखें अपोजिशन जो है वो जमहूरियत का हुस्न होती है, लेकिन अपोजिशन का मतलब ये नहीं होता कि जो अच्छे काम हो रहे हैं आप उनको एक्सेप्ट ना करें। देखें, अपोजिशन को आप तनकीद करें, ज़रूर करें, तनकीद बराए सलाह करें ताकि उसमें बेहतरी आए, बजाय इसके कि आप इस तरह की तनकीद करें कि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उसको ही आप झुटला दें। तो हमारी हुकूमत, तो हमारी जो अपोजिशन है वो तो उनका तो ऐसा रवैया ना कि मैं ना मानूं, जो मर्जी हो जाए मैं ना मानूं, तो वो तो इस स्टाइल से वो लोग कर रहे हैं। देखें, हमने देखा जो फैक्ट्स हैं उसको तो आप देखें ना, पाकिस्तान कोविड में बेस्ट परफॉर्मेंस उसकी रही, बेस्ट परफॉर्मेंस पूरी दुनिया ने इसको
तस्लीम किया। हमारी जो टैक्स नेट है इसमें बेहतरी आई, रिमिटेंसेस में, एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड हमारी एक्सपोर्ट्स हुई, रिमिटेंसेस में रिकॉर्ड हुआ, करंट अकाउंट डेफिसिट में हमने बेहतरी लेकर आए। हर तरह से हमने इकॉनमी को हमने बेहतर, जीडीपी रेट अब हमारा 5.5% हुआ है 2021 का। तो ये सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। और आपने, और मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान, हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो एड हॉक बेसिस पे मुल्क को नहीं चलाना चाहते, वो ही वांट्स टू एस्टैब्लिश सिस्टम्स। खत्म हुआ। बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया मैडम सुनीला साहिबा। डॉक्टर शुमाइल दाऊद हमारे साथ स्काइप पे मौजूद थे और डॉक्टर खाकान हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।